चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 4 साल बाद पूरे देश में लागू किया CAA कानून। सरकार के फैसले पर क्या बोला विदेशी मीडिया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। मोदी सरकार ने जब साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास कराया था तो उस वक्त देश भर में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जगह जगह हिंसात्मक प्रदर्शन किए गए थे तो कई महीनों तक शाहीन बाग को CAA विरोध का अड्डा बनाया गया था। इस विरोध प्रदर्शन का अंत दिल्ली दंगों के साथ हुआ था, लेकिन जब 4 साल बाद 11 मार्च को मोदी सरकार ने देश भर में CAA कानून लागू किया तो कहीं भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिले और न ही शाहीन बाग को इस बार CAA विरोध का अड्डा बनाया गया। यानी सब कुछ शांति से हो गया। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेशी मीडिया CAA कानून को किस तरह से देख रही है और सरकार के इस फैसले पर क्या कह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में CAA लागू होने के बाद विपक्षी पार्टियां जहां इसके समय पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी मीडिया से भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से कहा गया है, सामाजिक कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर के साथ इस कानून को मिलाकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से भेदभाव किया जाएगा। कुछ को ये भी डर है कि इससे कई ऐसे मुसलमान जो सीमा के पास के राज्यों में रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनकी नागरिकता जा सकती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून को लेकर कहा, CAA धर्म के आधार पर भेदभाव को जायज बनाता है। यह अधिनियम अपनी संरचना में ही भेदभाव वाला है। यह कानून श्रीलंका के मुसलमानों और तमिल के प्रति भेदभाव करता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के प्रवासियों को नागरिकता से दूर रखता है। साल 2019 में जब शांतिपूर्वक विरोध हो रहा था तो सुरक्षा एजेंसियों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, लोगों को हिरासत में लिया गया। हम अपील करते हैं कि प्रशासन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करे। अमेरिका की जानी मानी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में लागू हुए CAA कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, भारत में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। कानून दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के बाद से ठंडे बस्ते में पड़ा था। सोमवार को मोदी सरकार ने ऐलान किया कि उसने CAA की बारीकियों के साथ नया नागरिकता नियम तैयार कर लिया है और इसे लागू किया जा रहा है। भारत में अप्रैल और मई में चुनाव में होने वाले और चुनाव की तारीखों की घोषणा इसी महीने होने वाली है। इससे ठीक पहले ही ये कानून लागू करके मोदी ने जनता को अपना वादा पूरा करने का संकेत दिया है और हिंदू शरणार्थियों वाले जिलों में ये कदम मोदी के लिए चुनावी गणित को बदल सकता है। राजनीति को अगर किनारे करके देखें तो इस कानून से भारत की विविधता से भरी डेमोग्राफी तो नहीं बदलने वाली है, कम से कम ये कानून अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे मोदी ने ये साफ कर दिया है कि वो भारत के गणतंत्र को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। उनके हिंदू फर्स्ट विजन को लेकर वो किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की एक और न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस यानी AP ने भी CAA पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है, कानून को मई में होने वाले आम चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था। मोदी सरकार तर्क देती है कि ये कानून पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को शरण देगा, लेकिन इससे भारत के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जिसके जरिए भारत से गैर कानूनी मुसलमानों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है। इसे अभी केवल असम में लागू किया गया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि CAA कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसलिए इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में CAA लागू होने के बाद मुस्लिम देश कतर से छपने वाले अखबार अल जजीरा ने इस मुद्दे पर कहा, CAA के आने से पहले भारत में नागरिकता पाने का आधार धार्मिक पहचान नहीं हुआ करता था। जो भी नागरिकता चाहता था उसे बस ये दिखाना था कि वह कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और 11 साल से भारत में रह रहे हैं।
नागरिकता के लिए यही नियम थे। नए नियम के बाद पाकिस्तान के अहमदिया, अफगानिस्तान के हजारा और म्यांमार से रोहिंग्या जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत आने के बाद नागरिकता के लिए 11 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई या जैन हैं तो उन्हें बस वैध दस्तावेज दिखाने होंगे और 5 साल में उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के चर्चित अखबार डॉन ने CAA लागू होने पर लिखा है, CAA का नोटिफिकेशन जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लाभार्थियों की लिस्ट 15 मार्च तक जारी करे। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि CAA लागू करने की घोषणा का मकसद हेडलाइंस मैनेज करना है। बहुत से मुसलमानों को डर है कि CAA लागू होने के बाद जब NRC तैयार होगा तब कई मुस्लिमों को इससे बाहर कर दिया जाएगा। इसे लेकर भारत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, कतर से लेकर पाकिस्तान तक के मीडिया में कुछ इसी तरह की खबरें छपी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि CAA कानून के तहत मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जबकि मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बस इसी वजह से इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की नागरिकता मिल जाने के बाद इन शरणार्थियों को वोट डालने से लेकर चुनाव लड़ने तक का अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। बहरहाल मोदी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें अहमदी मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं। बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गया। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है। अगर यही थ्योरी को आप अपना लो तो पार्टीशन के बाद इतने सारे शरणार्थियों को क्यों लिया? कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त, आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? नेताजी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है।
सीए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम